सिद्धार्थ यादव जी, मैं आपसे ही कर रहा हूं। ये 2024 क्या बीजेपी के लिए थोड़ा सा निराशाजनक रह रहा है? पहले लोकसभा चुनाव हुए सिद्धार्थ जी, वहां पे भी बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाए। 400 वाला आंकड़ा आपने दिया था, अब की बार 400 पार, आप खुद बहुमत हासिल नहीं कर पाए। और उसके बाद ये बाई इलेक्शन होते हैं, महज 2 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर रही है। क्या हो रहा है बीजेपी की? ये जो जीत की पटरी पे बीजेपी दौड़ती थी, अब क्यों उतर रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छा साल है। क्योंकि अगर कालखंड में कभी भी याद किया जाएगा कि वो वर्ष कौन सा था जब देश के इतिहास में दूसरी बार किसी सरकार को तीसरी बार इस देश में सरकार बनाने का मौका मिला था, तो 1962 के बाद 2024 में ही भारतीय जनता पार्टी को और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में तीसरी बार एक प्री पोल अलायंस को पूर्ण बहुमत से 20 अंक ऊपर ये देश की जनता ने दिए। तो ये किसी नैरेटिव का शिकार इसको बना करके और ये कहना कि ठीक है, हमने अपने लिए गोल एक बड़ा सेट किया था और उस गोल पर हम उससे अंक कम हमारे रह गए, पर सरकार हमारी बनी और देश की जनता ने क्लियरली हमको चुना, मैं मानता हूं इस बात को आपको मानना चाहिए। रही बात अभी उपचुनावों के परिणाम की, हम सब जानते हैं कि उपचुनाव किन फैक्टर्स पे होते हैं। कोई भी उपचुनाव सत्ता परिवर्तन का, सरकार बनाने का, ये इस प्रकार का चुनाव नहीं होता है। उपचुनाव होता है लोकल इश्यूज के ऊपर, उपचुनाव होता है वहां के स्थानीय विषयों के ऊपर, और उपचुनाव का आप अगर एनालिसिस करेंगे इन हर जगह से, मैं मानता हूं, मेरे को तो हंसी आ रही है। अभी लगातार ट्विटर पे हम लोग देख रहे हैं, इंडिया अलायंस वाले खुद को कह रहे हैं कि हम 10 सीट जीत गए हैं 13 में से, ऐसा हो गया वैसा हो गया। कैसे जीत गए आप लोग 10 सीट? जब बंगाल के अंदर 4 सीटें जीत कर आए, ठीक है, बंगाल में हमारी हार हुई और टीएमसी वहां पे 4 सीटें जीती है, पर वहां तो कोई इंडिया अलायंस लड़ा ही नहीं। जब आपस में लड़ रहे हो, आमने सामने लड़ते हो, पर सीट निकल कर आ गई तो आप उनको बताते हैं। पर मैं अगर आप राज्यवार मुझसे बात करना चाहेंगे तो मैं बता सकता हूं, बंगाल में जो जहां पर 3 हमारे विधायक थे और वो सीट हमने खोई है, मैं मानता हूं कि वो निश्चित रूप से देश की जनता और बंगाल की जनता जानती है। चूंकि बंगाल में वोटिंग सबको पता था कि सत्ता परिवर्तन इससे नहीं हो सकता और लोकल विषयों पर हो रहा है, जहां लोकसभा में के बाद इतना पोस्ट पोल वायलेंस देखने को मिला। जो कानून व्यवस्था बंगाल की बनी हुई है, लोगों के मन में भय है, वो जानते हैं वोट किसको देना है, नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा, गांव में घुस करके क्या हालत हो रही है, ये सब वो जानते हैं। सिद्धार्थ जी, आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में भय है इसलिए लोगों ने टीएमसी को वोट दे दिया। उत्तराखंड में 2 सीट पे बाई इलेक्शन हुआ है, वहां कौन सा भय था? वहां पे किस सरकार का भय था कि वो कांग्रेस जीत गई? मैं आपको राज्यवारी स्थिति बता रहा हूं। पश्चिम बंगाल का भय तो वैसे भी देश के किसी और राज्य में है ही। जो आज पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति है वो तो कहीं भी नहीं है। वो तो चाहे कोई कांग्रेस राज्य प्रदेश होगा, वहां भी ऐसी स्थिति नहीं है जैसी एक दयनीय स्थिति पश्चिम बंगाल के अंदर है। पर मैं उत्तराखंड पहुंचूं उससे पहले एक बार जरा बिहार और मध्य प्रदेश होते भी आएगा। मध्य प्रदेश के अंदर जिसको कांग्रेस पार्टी छिंदवाड़ा को अपना गढ़ माना करती थी, जो सीट भाजपा ने कभी नहीं जीती, उस सीट पर भी हम जीत करके आए हैं। बिहार के अंदर इंडिपेंडेंट जीत करके आया है, भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर है, और जो इंडिया अलायंस का इनका खुद का कैंडिडेट था, जिसको पप्पू यादव से लेकर के सब लोग मिलकर के समर्थन कर रहे थे, अपील कर रहे थे, वो तीसरे नंबर पे 30,000 वोटों से पीछे है। तो बिहार में इनकी क्या स्थिति हुई वो भी नहीं, लेकिन बिहार की जीत पे आप कैसे खुश हो सकते हैं? आप एनडीए के अलायंस से जेडीयू, उसको भी तो हार मिली है। इसको कैसे आप कह सकते हैं कि आरजेडी आ रही है, जेडीयू भी आ रही है? वहां तो निर्दलीय पे जनता ने भरोसा जताया ना सिद्धार्थ जी। रवि जी, मैंने भी तो यही कहा कि निर्दलीय पर भरोसा जताया। मैं तो आपको ये बता रहा हूं, इनकी खुशी का एनडीए के अलायंस तो जेडीयू है, आप मानेंगे ना? उसकी तो हार हुई है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं दूसरे नंबर पर हम आए, पहले नंबर पे इंडिपेंडेंट जीत करके आया है, पर जिसको इंडिया अलायंस अपनी गिनती में जोड़ना चाहती है, खाते में जोड़ना चाहती है, 30,000 वोटों से पीछे नंबर 3 पे पहुंचे हैं। मैं उसकी बात बता रहा हूं, ये गिनती कहां से आ रही है। अब मैं उत्तराखंड की भी बात कर देता हूं, इससे पहले आप कहें कि उत्तराखंड का मैं जिक्र नहीं कर रहा। उत्तराखंड में 2 सीटें थी, एक सीट हम महज 450 वोटों से हारे। वो सीट भी भाजपा पहले कभी नहीं जीती थी और बहुत अच्छी टक्कर हमने दी, नंबर 2 स्थान पर आ रहा है। अभी रिकाउंटिंग की भी उस सीट पर बात चल रही है, 450 मत का उसमें अंतर आया है। और जो बद्रीनाथ की सीट है, वहां भी उससे पहले कांग्रेस की ही जीती, वो कांग्रेस की ही सीट थी, कांग्रेस ही पिछली बार उस सीट को जीती थी और अब फिर से कांग्रेस के पास ही वो सीट गई है। इसलिए मैं मानता हूं एक उपचुनाव जो कि लोकल विषयों पर चलता है, एक उपचुनाव जिसमें कोई भी सत्ता का या देश की सरकार को चुनने का या प्रदेश की सरकार चुनने का कोई विषय नहीं रहता, वह जो भी परिणाम आए हैं वो परिणाम हमको
स्वीकार्य हैं, पर उसको किसी प्रकार की अतिशयोक्ति से जोड़ना या फिर अपने आप को झूठा दिलासा देना, ऐसा भी विपक्षी दल को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता सच्चाई उनके सामने है। एक माह पूरा हुआ है लोकसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी को तो मैं बता दूं, रवि जी बस 10 सेकंड लूंगा, कांग्रेस पार्टी को तो मैं बता दूं, जितनी सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ी नहीं थी, उतनी सीटें देश की जनता ने भाजपा को अकेले दी है। इसलिए थोड़ा सा विश्लेषण लेना चाहिए। 6 सीट उपचुनाव में जीत गए हैं और अब आगे आने वाले समय में क्रांति हो जाएगी, थोड़ा ये भी अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। अजय उपाध्याय जी,